हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 1 जुलाई से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 30 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए अभी 30 जून को सेलिब्रेट किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस सेलिब्रेट किया गया है। इस दिवस को नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए संसदीय महत्व के ऊपर प्रकाश डाला गया है और इसीलिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस को। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए, विश्व खाद्य एवं सुरक्षा दिवस 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस इंटरनेशनल ट्रॉपिकल डे 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो देखिए अभी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो रैंक ऑफ इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रहा है उसमें भारत की रैंक रही है 67वें नंबर पर। भारत उसमें रहा है 120 देशों के टोटल देश थे, 120 टोटल देश थे और इसमें भारत की रैंक रही है 67वें। देखिए इसमें फर्स्ट स्थान पर रहा है इसमें स्वीडन, सेकंड पर इसमें डेनमार्क, थर्ड पर इसमें नॉर्वे, फोर्थ पर रहा है फिनलैंड और फिफ्थ पर रहा है स्विट्जरलैंड। भारत एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने अपने सभी आयामों में एनर्जी ट्रांजेक्शन की गति को बहुत तेज गति से किया है। इसके साथ में उन महत्वपूर्ण देशों में भी शामिल है जिसने कि अपने जो कि कार्य वगैरह हैं उनमें तेजी से सुधार किया है। तो इस प्रकार के सूचकांक जारी किया गया है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, और इसमें भारत की रैंक 67वें नंबर पर रही है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए 10वीं साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में USA की फर्स्ट रैंक है और इंडिया की रैंक इसमें 10वीं रैंक रही है। फर्स्ट तो देखिए डिजिटल पेमेंट में भारत की फर्स्ट रैंक है 126। तो देखिए 136 देशों में से 126वीं जो रैंक है भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स में रही है। फर्स्ट पर रहा है इसमें फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? देखिए अभी हेमिस फेस्टिवल आयोजित हुआ है लद्दाख में, इसका आयोजन किया गया है। भगवान पद्मसंभर की मूर्ति को जो कि जयंती है उसको समर्पित है ये त्यौहार, और बौद्ध संप्रदाय का मंत्रमुग्ध कर देने वाला यह त्यौहार है, इसको आयोजित किया गया है लद्दाख में। लद्दाख में जो हेमिस का फेस्टिवल है इसका एक प्रमुख जो नृत्य है वो है चाप उत्सव है और यह बहुत ही ज़्यादा मनमोहक इसकी जो प्रस्तुति होती है वह है करामाती क्षेत्र में, लद्दाख के करामाती क्षेत्र में इसका आयोजन मुख्यतः किया जाता है। और देखिए अभी इसका हेमिस फेस्टिवल को आयोजित किया गया है तो ये लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए नागालैंड में त्योहारों का त्योहार कहा जाने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाता है। तेलंगाना, देखिए तेलंगाना से बथुकम्मा फेस्टिवल को याद रखेंगे। और मेघालय, देखिए मेघालय से बांग्ला फेस्टिवल, और इसके साथ में ही जो यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में इसको आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने UNDP के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अभी UNDP के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है तो ये हैं हाओ लियांग-जू, चीन के हैं ये, और अभी इनको नियुक्त किया है। इन्होंने रिप्लेस किया है ऊषा राव मोनाली को जो कि भारत से थी, और अभी UNDP के जो उप प्रमुख बनाए गए हैं वो हैं हाओ लियांग-जू। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे तो अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के, अभी इनको भारतीय मूल के हैं अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के इनको अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और अमेरिका के द्वारा अप्रवासी जो कि लोग हैं तो उनकी शॉर्टलिस्ट में शामिल किया गया है अजय बंगा को। इसके साथ में अब अशोक लवासा, देखिए ADB के उपाध्यक्ष के रूप में अशोक लवासा को भी यहाँ पर चुना गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए UNDP, तो UNDP की स्थापना हुई थी 1965 में, UNDP की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके प्रमुख हो जाएंगे अचीम स्टेनर, इसके प्रमुख हो जाएंगे, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, USA में इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखिए अभी वित्त किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये है मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, और इनके द्वारा अभी इस ऐप को लॉन्च किया गया है जो कि रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप है। और देखिए इस ये वाला जो ऐप है ये एंड्रॉयड मोबाइल जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया है। इसके साथ में ही डिजिटल माध्यम से फिश डिजीज जो कि समस्याएं होंगी तो उनको भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ में ही यहाँ पर जलीय जो कि उद्योग कृषि वगैरह है, जो जलीय कृषि उद्योग है तो उसको भी शामिल किया गया है। और देखिए इसके साथ में ही 2015 में भारत सरकार के द्वारा जो कि डिजिटल योजना है उसको स्टार्ट किया गया। डिजिटल योजना के एक पार्ट के रूप में ही रिपोर्ट फिश डिजीज को ऐप को लॉन्च किया गया है। 2020 में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और अभी देखिए रिपोर्ट फिश डिजीज है तो इसके माध्यम से
रोग रिपोर्टिंग, उसके साथ में ही रोगों की निगरानी रखने के लिए, इनको बताने के लिए, इस प्रकार का जो बढ़ावा देने के लिए कि इसके माध्यम से पता चले फिश डिजीज़ के बारे में, तो इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये हैं मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय के मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। ऑप्शन को भी देखेंगे तो देखिए कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और इनके द्वारा जो कि नकली बीजों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए साथी पोर्टल मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा मेरी लाइफ को जो कि मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया गया है। भूपेंद्र यादव इसके मुख्य मंत्री हैं। भारी उद्योग मंत्रालय, तो देखिए अभी इसके द्वारा दुग्ध संकल्प ऐप था उसको लॉन्च किया गया है भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो देखिए भारत इन पेरिस की शुरुआत की गई है, ये की गई है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसको शुरुआत किया गया था। केंद्रीय जो कि खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, हरी झंडी दिखाई गई है। और इसको जो स्टार्ट किया गया है भारतीय ओलंपिक संघ IOA के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसके अध्यक्ष के लिए पूछूं तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे PT उषा, इसके अध्यक्ष हो जाएंगी। और अभी जैसा कि मैंने बताया था कि जंतर मंतर पे जो कि रेसलर थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर धरना दे रहे थे, तो इसके लिए एड हॉक समिति की स्थापना भी की थी। और देखिए अभी इसको पेरिस जो कि भारत पेरिस अभियान की शुरुआत है तो दिल्ली में अनुराग ठाकुर के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसको स्टार्ट क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है कि 2024 में समर ओलंपिक गेम होंगे पेरिस में। तो देखिए समर ओलंपिक गेम से पहले भारत में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और खेलों के प्रति बढ़ावा देने के लिए, लोगों को बढ़ावा देने के लिए, तो इसलिए इसका अभियान को स्टार्ट किया गया है। देखिए पेरिस से अगर बात कर ली जाए पेरिस, तो देखिए पेरिस में अभी 2024 के ओलंपिक होंगे। इसका मस्कट क्या है, तो इसकी फ्रिजियन कैट इसकी मस्कट है, इसको याद रखना है आपको। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए मध्य प्रदेश, खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हुए थे, 5th इसका संस्करण था मध्य प्रदेश में, और इसमें महाराष्ट्र टॉप पर रहा था। गोवा से 37th जो कि नेशनल्स गेम्स अभी आयोजित होंगे, गोवा में आयोजित होंगे। उड़ीसा, देखिए उड़ीसा में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन उड़ीसा में आयोजित हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो देखिए अभी ये लॉन्च किया है केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और इनके द्वारा भी इसको लॉन्च किया गया है। देखिए इस पहल का उद्देश्य क्या है कि जो किसान हैं, दूर दराज किसान, जो कि घर बैठे दूर दराज किसान हैं, उनको बिना OTP और बिना फिंगरप्रिंट के माध्यम से फेस फीचर के हिसाब से ही उनको अपना जो कि DKYC है उनको उनका नंबर मिल जाएगा, और वहाँ पर वो अपनी सारी जो कि जानकारी है वो हासिल कर सकते हैं। इसके साथ में ही देखिए जो PM किसान योजना है वो दुनिया की सबसे बड़ी DBT योजनाओं में से एक है, दुनिया की सबसे बड़ी DBT योजनाओं में से एक है। और देखिए इस योजना के माध्यम से वार्षिक रूप से 6,000 रुपये किसानों को पैसे दिए जाएंगे, 3 किस्तों में इसका वितरण किया जाएगा। तो इस प्रकार की योजनाओं में इसको शामिल किया गया है, और फेस ऑथेंटिकेशन फीचर शामिल किया है, तो ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। और इनके द्वारा साथी मोबाइल जो कि साथी पोर्टल ऐप लॉन्च था उसको भी लॉन्च किया गया था किसानों के लिए। ऑप्शन को भी देखेंगे, देखिए नरेंद्र मोदी से याद रखेंगे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का इन्होंने उद्घाटन किया था। अमित शाह देखिए बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है, इसके साथ में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया था अमित शाह के द्वारा। निर्मला सीतारमण देखिए इन्होंने नारायण बागुल की एक पुस्तक थी रिफ्लेक्शन, इसका इन्होंने विमोचन किया था। फोर्ब्स के द्वारा दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिलाओं में से 36 रैंक इनकी, और भारत में सबसे शक्तिशाली महिलाओं तो वो है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो देखिए हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने। 13 मतलब 13 वर्ष का संस्करण था और इसे जीत लिया है मध्य प्रदेश ने, चंडीगढ़ को हराकर ये जीता है। और इसमें 3rd स्थान पर रहा है हरियाणा। तो देखिए मध्य प्रदेश से याद रखेंगे, अभी तो मैंने बताया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भी मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था, और इसका जो आयोजन हुआ है हॉकी इंडिया जूनियर का, ये उड़ीसा के जो कि बिरसा मुंडा स्टेडियम में वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने पीछे बताए थे, मैं बता भी चुकी हूँ, उत्तर प्रदेश में अभी तीसरे जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे उनका आयोजन हुआ था। उत्तर प्रदेश में इसका मस्कट था जीतू बारासिंगा। उड़ीसा से वापस से हमें FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप याद रखना है। और राजस्थान, देखिए राजस्थान की अभी उदयपुर शहर में पहली बार CNG से संचालित बच्चों के लिए टॉय ट्रेन का शुभारंभ किया गया है राजस्थान के उदयपुर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो GP 2023 आयोजित की जाएगी? तो देखिए अभी मोटो GP 2023 आयोजित की जाएगी, ये भारत का राज्य है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका भी शुभारंभ किया है। भारत में होने वाली पहली रेस है ये। और देखिए योगी के द्वारा
इसके जो कि मोटो GP 2023 की पहले टिकट का इसका अनावरण किया गया है। 20 से 24 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। ये ग्रेटर नोएडा के जो कि इंटरनेशनल बुद्ध सर्किट इंटरनेशनल जगह पर इसको आयोजित किया जाएगा। देखिए ऑप्शंस में अभी गोवा से जो कि दामोदर मौर्य थे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया गया है। उड़ीसा से जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि उड़ीसा में अभी एक जगन्नाथपुरी की यात्रा इंपॉर्टेंट यात्रा है जो कि अभी चल रही है। इसके साथ में ही यहाँ पर UN वर्ल्ड हैबिटेट का अवार्ड उड़ीसा को दिया गया है। क्रुश AI ऐप लॉन्च किया गया है उड़ीसा के द्वारा। मध्य प्रदेश से देखिए खजुराहो फेस्टिवल याद रखना है मध्य प्रदेश से, और यहाँ पर 17वें प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में लगातार 3 वनडे में 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर कौन बने हैं? तो देखिए अभी लगातार बने हैं, ये हैं वानिंद हसरंगा बन गए हैं। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। देखिए सैम करन, IPL में सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं? वो हैं सैम करन है। कगिसो रबाडा साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और यह सबसे जो कि IPL में 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे। राशिद खान अफगानिस्तान से संबंधित हैं, राशिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? देखिए अभी लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, ये है यक्षगान है। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए बीदी इंपॉर्टेंट लोक जनजातीय नृत्य बीदी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, बीदी यात्रा हो जाएगी पश्चिमी बंगाल से, एंड झोरा हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तराखंड से। तो ये हमें सारी चीज़ें से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा असम का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो देखिए असम का प्रसिद्ध त्यौहार रोगाली बिहू, बोगाली बिहू, कटी बिहू और सिर्फ बिहू। तो ये हमें असम से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो देखिए एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था। ऑप्शंस फर्स्ट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सेकंड है क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, थर्ड है नाभिकीय निवारण या फिर नाभिकीय परमाणु निरोध हो जाएगा, फोर्थ है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। तो देखिए अभी पंचशील सिद्धांत 1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री के बीच में एक संधि हुई थी। भारत और चीन का जो तिब्बत क्षेत्र है उसके बीच में शांति व्यापार और शांति क्षेत्र को लेकर संधि हुई थी, पंचशील सिद्धांत इसे कहा जाता है। और इसमें जो संबंधित नहीं था वो था नाभिकीय निवारण, इसमें संबंधित नहीं था। इसमें आपसी गैर आक्रामकता थी और इसके साथ में ही यहाँ पर समानता और पारस्परिक इसमें सद्भाव था। तो ये 5 सिद्धांत इसमें शामिल थे, इसमें एक शामिल नहीं था, ये है नाभिकीय निवारण, इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी संस्था अभिनव भारत स्थापित की थी? तो देखिए 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी संस्था की स्थापना की थी, वो थे BD सावरकर थे। NDA 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के 51 आरंभिक मूल सदस्यों द्वारा 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर यूनाइटेड नेशन चार्टर कहाँ पर हस्ताक्षरित किया गया था? तो देखिए यह जो 1945 में 51 इसमें पहले सदस्य थे और इसको जो आरंभिक इसमें हस्ताक्षरित किए गए थे 51 सदस्यों के द्वारा, तो ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसका आयोजन किया गया था। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं और इसके जो कि प्रमुख रूप से जो कि लैंग्वेजेस हैं, जो इसकी भाषाएं हैं वो 6 भाषाएं हैं और अभी जो कि नवनिर्मित भाषा है तो वो अरबी इसकी नवनिर्मित भाषा हो जाएगी। 193 सदस्य भी इसमें वर्तमान में शामिल हैं। 6 इसके सदस्य जो कि अंग हो जाएंगे, ऑर्गन हो जाएंगे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ये है B सैन फ्रांसिस्को। इसी के साथ में आज स्टूडेंट अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।